हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। यस दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स में नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर चैप्टर आता है हमारा ड्यूअल नेचर एंड एटम मॉलिक्यूल्स इन न्यूक्लियर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आज हम आखिरी दाव सीरीज का आखिरी वीडियो शुरू करने वाले हैं। आई होप आपने इसके पहले के जो सारे वीडियोस है जो अच्छे से देखे होंगे। क्लियर है। और अब ये लास्ट मोमेंट ऑलमोस्ट हमारे पास अभी ज्यादा दिन नहीं बचे, हमारे नीट के एग्जाम में 2-3 दिन ही है। इसीलिए मैं मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में लेके आया हूँ। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार लास्ट मिनट के अंदर अगर वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाए जिसमें से 4-5 क्वेश्चन मतलब 15 to 20 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाए, तो वो चैप्टर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, वो सेगमेंट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है ड्यूअल नेचर, उससे आया गया है। देखिए क्या दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ, वन सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा दिया गया है यहाँ पे। इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। माय डियर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, मतलब हमारा इस केस में फाई 0 है। m is the mass of the photoelectron emitted from the surface, d Broglie wavelength lambda d। दोस्तों सबसे पहली बात, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्लियर है। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो माय डियर, जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो दो चीजें जो है मुझे मिल गई। देखो हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज याद रखना है कि हमें वहां से कीवर्ड्स निकालने हैं। पहला बात क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर जो है क्या गिर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट कर रही है और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। कैन वी से दैट ये फोटो सेंसिटिव से रिलेटेड है यार। और इसका इक्वेशन होता है एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आ गई है। एच न्यू, न्यू को न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्लियर। दैट इक्वल टू फाई, फाई यहाँ पर 0 है, वर्क फंक्शन यहाँ पर 0 है। तो जब ये 0 होगा तो दैट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एच सी बाय लेमडा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दोस्तों ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड देखिए क्या बोला हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा डी। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है जो कितना है, लेमडा डी। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें सब लोगों को पता है, एच अपॉन पी। एंड पी मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। यहाँ किसका होगा? उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। और लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है? P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया है। क्लियर। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बेहतरीन आ जाता है। और आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। फ्रॉम दैट वी कैन राइट पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। अब हमने यहाँ पर इस पी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से हमें क्या मिल गया वापस से? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला जो है हम कंपेयर करते हैं और वहां से हमें लेमडा और लेमडा डी के बीच का एक रिलेशन मिलता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये रिलेशन हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो इसके साथ पहला क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह जी वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी टॉपिक से आया है दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। और उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है जिसका मास नंबर जो है ए है, एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है, स्पॉन्टेनियस डीके हो रहा है सीक्वेंस में। हमें बताना है कि कौन सा पॉसिबल डीके पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। माय डियर, इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली है, कितने नंबर एटॉमिक नंबर के थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट जो सेगमेंट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट सेगमेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है? जेड इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। और एक्स पार्टिकल है वो अभी क्या बन गया? बी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हो चुका है जेड माइनस वन। तो कैन वी से दैट एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हुआ है?
कैन वी से दैट एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हुआ, यस और नो? अब एटॉमिक नंबर 1 से किस केस में डिक्रीज होता है? अल्फा पार्टिकल अगर होते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर जो है 2 से डिक्रीज होता है। किससे डिक्रीज होता है? 2 से। क्लियर है? तो यार ये अल्फा पार्टिकल तो नहीं है। अब बीटा पार्टिकल, बीटा डीके जो है, बीटा डीके एक्चुअली में होता क्यों है? क्योंकि हमें एक्चुअली ये जो भी फिनोमेना है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये जो एमिशन हो रहा है, दिस इज अ न्यूक्लियर इवेंट। तो जो भी कुछ निकलेगा वो न्यूक्लियस से ही निकलने वाला है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक और होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन जब स्प्लिट होता है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल निकालता है, और ये स्प्लिट होने के बाद में दूसरा निकालता है नेगेटिव पार्टिकल। अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल बाहर जाता है तो उसको पॉजिटिव बीटा डीके बोलते हैं, अगर ये नेगेटिव पार्टिकल बाहर जाता है तो उसको नेगेटिव बीटा डीके। तो यहाँ क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो रहा है। तो जब पॉजिटिव पार्टिकल बाहर जाता है तो बच जाता है न्यूट्रॉन का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्टिकल बच जाता है। और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर और कौन होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और होते हैं। उनमें से एक प्रोटॉन इस, क्योंकि अब आप पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों साथ साथ में है, तो इसका मतलब वो क्लब होकर वो मिक्स हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहेंगे। तो ये पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन आ जाता है किसके साथ में? इस नेगेटिव पार्टिकल के साथ मिक्स होकर एक न्यू न्यूट्रॉन बना देता है। क्लियर है? तो इन शॉर्ट कैन वी से दैट कि जब पॉजिटिव पार्टिकल बाहर निकला तो एक प्रोटॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन कम हुआ मतलब एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हुआ। तो बीटा पार्टिकल में हमेशा एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होगा जब पॉजिटिव बीटा डीके होगा। अल्फा पार्टिकल होगा। अब नेक्स्ट में देखिए आप, Z-1 से Z-3 हो रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर 2 से किस में डिक्रीज होता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 से डिक्रीज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, Z-3 से Z-2, इसका मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा है। और 1 से कब बढ़ेगा? जब नेगेटिव बीटा डीके होगा। अब बोलेंगे क्या? जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है तो एक पॉजिटिव बीटा डीके, एक पॉजिटिव पार्टिकल आता है, एक नेगेटिव आता है। जब नेगेटिव पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कौन? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में ऐड होकर एक प्रोटॉन से जो है, एक प्रोटॉन जो है उस पूरे न्यूक्लियस में बढ़ा देगा, जिससे उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो याद रखने वाली बात, बीटा पार्टिकल अगर निकलता है, डीके होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होता है, पॉजिटिव बीटा, राइट। अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है। नेगेटिव बीटा निकला तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है। आई होप ये क्लैरिटी आ गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, जैसा मैंने बोला ना, रेडियो एक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आ गया रेडियो एक्टिविटी पे ही। अब यहाँ पर क्या दिया है? हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स, हाफ लाइफ दिया है। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी मतलब यहाँ पर हमें बोला है A/N/A0, ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स, तो यहाँ A/N0 निकालना है, और उसमें हमारे पास टाइम 150 आवर्स दिया हुआ है, और TH हाफ लाइफ दिया हुआ है 100 आवर्स। क्लियर है? तो अब माय डियर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, आपको चाहे जब भी फ्रैक्शन की बात आ रही हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अपॉन ओरिजिनल न्यूक्लियाई इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर n, और उसमें n को हम क्या लिख सकते हैं? T/TH। क्लियर है? TH मतलब हाफ लाइफ, और T मतलब क्या हो गया यहाँ पे? टाइम जो है वो हो गया। क्लियर है? अब दूसरा जो है, यही फॉर्मूले में N/N0 की जगह पे अगर हम चाहें तो एक्टिविटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा? A/N0। A0 मतलब एक्टिविटी प्रेजेंट एट दैट टाइम, A0 मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जो एक्टिविटी है वो हो गया। 1/2 का पावर स्मॉल टी कितना है? 150, और हाफ लाइफ कितना है? 100। क्लियर? अब यहां से आपको आई थिंक आंसर मिल जाएगा। दिस बिकम 1/1/2, 1.5 पावर हो गई है। और 1.5 का मतलब सिंपल सी बात क्या हो गया है? 1/2, 2 टू दी पावर 1.5। 1.5 मतलब आप इसको लिख सकते हो 3/2। 3/2 और 2 टू दी पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या हो गया? आप ऐसा लिख सकते हो 2, और 3/2 मतलब क्या हो गया? 1 + 1/2, मतलब एक तो 2 हो गया,
और दूसरा पावर क्या हो गया 2 का 1/2, तो दिस बिकम 2 into 2। आई होप ये क्लैरिटी आ गया होगा ना। चलिए, तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो है हमने खत्म किया है रेडियो एक्टिविटी पे। ये फॉर्मूला दिल में, दिमाग में, मन में, जहां बसाना है वहां बसा लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक और क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, when it delivers the power of 3.3 into 10 to the power -3 watt। पावर दिया है वाजिबा, वेवलेंथ है हमारे पास, एच दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पावर पे फोकस करो, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एनर्जी यहाँ पर फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। टोटल एनर्जी क्या होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच न्यू। आई होप ग्रेविटी बन चुकी है, समझ में आ चुका है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बोला है, पावर का मतलब क्या हो गया है, एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक फोटोन नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, तो टोटल एनर्जी नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू वन फोटोन का एनर्जी विच इज एच न्यू डिवाइड बाय टाइम n/t। ये हमें निकालना है, n/t हमें निकालना है। पावर हमें दिया हुआ है दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3, n/t हमें निकालना है। h हमें दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। और फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c बाय लैम्बडा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमें वेवलेंथ। तो c कितना हो गया, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप सॉल्व करके n/t निकालेंगे। दर्द इसमें एक ही बात का है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी आती है, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि ये डाटा जो है आपके सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आराम से, और 10 टू दी पावर के फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लैरिटी है, ये देखिए ये आंसर हमें मिल चुका है कैलकुलेट करने के बाद में, दैट इज 10 टू द पावर 16 n/t नंबर। ये पर सेकंड, टाइम को आप 1 ले लेंगे तो पर सेकंड में आंसर आ रहा है। क्लियर, तो 10 टू द पावर 16 विल बी द आंसर। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए एक क्वेश्चन और आया बाइंडिंग एनर्जी से। देखिए, तो हमने अभी तक, आपने देख पाया होंगे हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। हमने रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन कर लिया, हमने ड्यूअल नेचर की इक्वेशन पे क्वेश्चन कर लिए, हमने जो है वो एमिशन, अल्फा बीटा पार्टिकल के एमिशन पे क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लियर। अब जो नया क्वेश्चन आया है वो किस पे आ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पे बेस है। देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, न्यूक्लियस विद द मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट। दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है, ईच ऑफ द मास 120। The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6। ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना, यहाँ क्या बोला हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 240 ब्रेक हो रहा है दो फ्रेगमेंट में, 120 और उनमें से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियई कितना है, 7.6 है। वाइल द फ्रेगमेंट्स का कितना है, 8.6। मतलब 240 का कितना है, वो 7.6 से, वो जो स्प्लिट हुआ 120 उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 8.6 पर न्यूक्लियन। टोटल चाहिएगा तो आप क्या करोगे उस केस में, उसको जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितना गेन हुआ है, दैट इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जब हम आते हैं, एक सिंपल सी बात, जब इक्वेशन हमने बिल्कुल बिंदास, आपने इक्वेशन देख लिया होगा यार, इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि 240 है, वो ब्रेक हो रहा है टू में, एक मान लेते हैं एक एक्स है वो 240 है, और वो ब्रेक हो रहा है वाई 120 और जेड 120 है। ठीक है ना, 120 उनके क्या है, मास नंबर है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें एक्स का दिया हुआ है 7.6 पर न्यूक्लियन, वाई का भी कितना है 8.6 पर न्यूक्लियन, और उसका भी 8.6 पर न्यूक्लियन। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी में कितना गेन हुआ है, तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में से माइनस करूंगी किसको, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स को। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से किसको माइनस करना पड़ेगा माय डियर,
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, गेन हुआ है ना यार, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, गेन का मतलब तो ये होता है, ठीक है ना। तो अब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट दो है हमारे पास, ये रहा, ये होगा 120 इंटू इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है 8.5, और जेड का भी इतना ही होगा, तो मैंने क्या कर दिया इंटू 2 कर दिया है, क्लियर। माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, जो क्यों मैं 120 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अगर हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो पर न्यूक्लियन वाली जो न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई किया, टू से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जेड का भी सेम है। या तो आप 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5 करो, या डबल कर दो, बात सेम ही हो गई। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का आ गया हमारे पास, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, हमने क्या किया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास नंबर कितना है 240 है, इनटू उसका बाइंडिंग एनर्जी 7.6, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमें किस में मिलेगा, MeV में मिलेगा, दैट इज 286। आई होप यहां तक क्लैरिटी आ चुकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, दैट इज बोर्ड्स मॉडल में से एक क्वेश्चन आया, बढ़िया है। T1 and T2 be the energy of electron in the first and second excited state। यार ये यहाँ पे ध्यान देना, excited ग्राउंड स्टेट को हम n इक्वल टू 1 देते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट कौन सी होगी, n इक्वल टू 2। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट नंबर, जब 2 है ना, तो वो कौन सा हो गया हमारे पास में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। और अगर n नंबर इक्वल टू 3 है तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, T1 T2 का रेशियो निकालना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है यार। एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होगा, दैट इज हमारा फॉर्मूला जो है सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो एनर्जी एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये मैंने जनरल फॉर्मूला बोला है। जेड का वैल्यू 1 होगा जब हाइड्रोजन है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो आप कोई भी जो है एटम उसका निकाल सकते हैं। जेड का वैल्यू यहाँ पे तो 1 होने वाला है। फर्स्ट एक्साइटेड तो हमने एन को क्या रखा, देखो 2 रखा। सेकेंड एक्साइटेड में एन को क्या रखा, इसी फॉर्मूले में 3 रखा। यहाँ से हमें T1 T2 मिलेगा, उसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और आपको क्लियर है। बड़ा ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। रेशियो आया 9:4, 1/4:1/9 आ रहा है। तो ऑब्वियसली अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो कॉमन नंबर क्या था, 36 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 36 इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिवाइड बाय 4 9, और इधर 36 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो रेशियो आएगा 9:4। ये क्लैरिटी आ गई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एनर्जी से रिलेटेड भी एक और वैरायटी क्वेश्चन हो गया है। वाह जी वाह, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। डी, अरे भैया ये तो ऐसे ही उड़ा देंगे। डी ब्रोगली की बात चल रही थी, एच इक्वल टू, है ना, एच बाय पी इक्वल टू लेमड़ा। लेमड़ा मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें लेमड़ा और पी के बीच में बोला है, तो एच तो कांस्टेंट है, एच इक्वल टू लेमड़ा पी। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू, या फिर आप चाहे तो वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई पे लेमड़ा है इसलिए, और वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा ग्राफ देता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ देता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनमें से कौन सा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दिस वन। तो ये रहा, क्योंकि जैसे जैसे लेमड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे लेमड़ा बढ़ेगा, क्या होना चाहिए, पी कम होना चाहिए, पी की वैल्यू कम होगी। इनवर्स रिलेशन है ना दोस्तों, तो पी की वैल्यू बढ़ रही है तो लेमड़ा कम हो रहा है, पी की वैल्यू कम हो रही है तो लेमड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। फॉर्मूला कौन सा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला है, लेमड़ा इक्वल टू एच बाय पी, वेर पी इज मोमेंटम, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, लेमड़ा मतलब वेवलेंथ। क्लियर। चलिए जी, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो यार अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू बाय 2 आर इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। इस पे हिट कर रहे हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे हिट कर रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs by 2।
और V थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगेन कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया है दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस या तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स नहीं है तो वी कैन यूज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज E इंटू वी नॉट। ठीक है, ये यहाँ तक क्लैरिटी आ गई इक्वेशन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। ये देखिए, दो इक्वेशन बनाया हमने और दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो पहला इक्वेशन देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस फाइव, और ई को लिख दिया मैंने एच न्यू। तो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस, यहाँ फाइव, फाइव को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच इंटू वी, वी न्यू थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लिखा हमने इसको। क्लियर है? तो ये थ्रेशोल्ड हमारे पास में आ गया और हमें यही निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही निकालना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन जो हमें मिली है वो मिली, ई वी नॉट इक्वल टू ई माइनस फाइव, ई को लिखा हमने एच न्यू और इसको लिखा एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड। ठीक है, और दूसरे पहले वाले में क्या करना है, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको न्यू वी एस बाय टू रखा हमने। ठीक है, और यहीं पे ध्यान से देखिए आप, दो इक्वेशन जो है हमें जो मिले हैं यहाँ पे, देखो दोस्तों, स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू बाय टी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन हम बना लेते हैं। एक पहला इक्वेशन हो जाएगा वी एस बाय टू और यहाँ एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। दूसरा है ई इंटू, यहाँ फ्रीक्वेंसी अब तो कितना हो चुका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू वी एस हो गया है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में न्यू बाय टू माइनस एच इंटू वी थ्रेशोल्ड। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके देखना है। क्लियर? तो आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ई वी न्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, देखो यहाँ पे वन बाय टू इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड अपॉन एच न्यू बाय टू माइनस एच वी थ्रेशोल्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे तो डाटा इनकरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन चेक कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, एच न्यू बाय टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, माइनस एच इंटू वी थ्रेशोल्ड। ठीक है, और टू इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये टू एच न्यू माइनस एच इंटू वी थ्रेशोल्ड। वैसे तो यार एच कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बचेगा न्यू बाय टू माइनस वी न्यू थ्रेशोल्ड टू वी माइनस वी थ्रेशोल्ड। भी क्या होगा इसके अंदर, ये इधर आएगा तो वो थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड तो क्या हो जाएगा फिर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। नहीं नहीं नहीं, टू मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर, यहाँ पे भी आएगा टू, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी थ्रेशोल्ड, और ये टू न्यू, ये इधर आके क्या हो जाएगा माय डियर, ये इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो फोर थ्री, थ्री न्यू बाय टू आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते, थ्री न्यू बाय टू है ऑप्शन नंबर थ्री। यस, इन्होंने यहाँ यहाँ इन्होंने गड़बड़ लिया हुआ है, टाइपिस्ट एरर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ रहा है थ्री न्यू बाय टू आंसर आ रहा है। क्लियर है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, दो इक्वेशन लिया। क्लियर है? बिल्कुल सही आंसर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दो इक्वेशन हमें बनाना है। दो इक्वेशन क्या हो गया है, ई इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइव, हमें यहाँ पर उसको फाइव को लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं एच इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, वो हमने लिखा। दोनों इक्वेशन के अंदर आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो सब्स्टिट्यूट किया, एक में था न्यू, एक में था न्यू बाय टू। जिसमें न्यू था उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बाय टू था, जिसमें न्यू बाय टू था उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, वी एस था। दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर मैंने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वहां से मुझे जो है वी थ्रेशोल्ड का वैल्यू मिल जाता है। आई होप क्लैरिटी आ चुकी होगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। क्लियर? नाउ देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनर्जी, बिल्कुल ध्यान देते हैं, एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। ठीक है, हमें एनर्जी निकालना है, पावर दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन।
यार देखिए क्या है, जब हमें पावर दिया हुआ है तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 100 किलोवाट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया वॉट के अंदर, और टाइम जो है वो आवर्स में दिया है। और यहाँ पर पावर में वॉट जो होता है उसमें जूल पर सेकंड होता है, तो इस आवर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 36 इंटू 10 टू द पावर 7, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बड़ा सीधी। देखो आप कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने पपलू है यार, जो नींद में भी होंगे ना तो बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना है, कुछ भी हो जाए ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सिंपल सा क्वेश्चन दिया, क्या दिया है यहाँ से हमने क्या निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। कौन सा डीके है ये, बताइए कौन सा डीके होगा? आई थिंक अभी तो याद आ गया होगा, जब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है मतलब पॉजिटिव बीटा डीके। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉजिटिव बीटा डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से कम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होता है। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 1 से डिक्रीज होकर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10। और 10 किसका है, नियोन का। किसका है 10, हमारे नियोन का है। क्लियर है? 10 किसका है, नियोन का है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आई थिंक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखिए अभी एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यार। आपने अगर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ गई होंगी कि ये सारे ही क्वेश्चन कौन कौन से हमने किए हैं 2020 के, 2019 के जो पेपर्स हैं, 2021 के जो पेपर्स हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। अब बोलेंगे सर व्हाट अबाउट 2022? 2022 का ओवरसीज हो गया है और री एग्जामिनेशन का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, वहां आपको मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्प्लिट वाला क्वेश्चन आया, 180 मास नंबर है, और ये किसमें स्प्लिट कर रहा है, 125 मास नंबर एंड 64 मास नंबर में। द रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियर रिस्पेक्टिवली। अब यार रेडियस कैसे निकालूंगा? रेडियस का माय डियर एक फॉर्मूला है, ये देखिए रेडियस का माय डियर एक फॉर्मूला है। देखो सारे फॉर्मूले यही लर्न हो रहे हैं इस चैप्टर के। दैट इज आर इक्वल टू आर नोट ए टू दी पावर 1/3। दिस इज दी फॉर्मूला। आर नोट हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनिशियल जो होता है हमारा 1/3। ठीक है, 1/3 इसकी पावर है ए की, और ए क्या है यहाँ पर, मास नंबर। मास नंबर डालिए, इसका कितना 125 टू दी पावर 1/3। आर नोट से आर नोट तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा जो है आर ए कितना डाला, 64 टू दी पावर 1/3। 125 की पावर 1/3 आप करते हो, क्यूब रूट करते हो तो कितना आता है 5। 64 का क्यूब रूट होता है 4, 5/4। सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना है इसका, न्यूक्लियर रेडियस का, और जिसमें आर नोट का वैल्यू भी होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के टाइम आसपास होता है। और उसकी जरूरत नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंसिल ही होता है आपसे। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अभी लास्ट 2-3 दिन बाकी है, इसलिए मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आर इक्वल टू आर नोट ए टू दी पावर 1/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा ही इंटरेस्टिंग, सिंपल सा क्वेश्चन। अल्फा डी के देख लिया था हमने, है ना, अल्फा डी के देखा हमने, बीटा डी के देखा। अब क्वेश्चन आया किससे, गामा रेडिएशन पे। और माय डियर याद रखो, गामा डीके में गामा रेडिएशन जब बाहर निकलती है तो ना मास नंबर चेंज होता है, ना ही हमारा एटॉमिक नंबर चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो हमारे चेंज होने वाली है। तो यहाँ देख लीजिए, मास नंबर भी चेंज नहीं होगा और एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 याद हो गया है हमें, है ना। हमने अल्फा डीके में देखा कि 2 से जो है हमारे एटॉमिक नंबर जो है डिक्रीज होता था। पॉजिटिव बीटा डीके में 1 से डिक्रीज होता था, नेगेटिव बीटा डीके में 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ता था, और गामा डीके में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक और सेम क्वेश्चन चाहिए तो ये फॉर्मूला आप बताइए। ये फॉर्मूला तो यार अभी नींद में याद हो गया होगा यार, इस पे तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। क्या है फॉर्मूला, stationary orbit of hydrogen atom can be obtained. The formula is e to the power en मतलब energy of nth orbit equal to -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और यूनिट होती है ev में।
और वही आपको हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम देखना होता है तो यहाँ क्या आ जाता है, जेड स्क्वायर आ जाता है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। क्लियर? कई क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो खुश हो जाइए, मजे की बात है। अदरवाइज अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया तो इट टेक्स योर टाइम, बट कैलकुलेशन इजी ही आएगी, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं रहेगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी, सेम फॉर्मूला, लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और पी इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m k। अब यहाँ पर आपको ये के जो है यहाँ पर रखना है, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, पी का वैल्यू जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, पी का वैल्यू मिलेगा, पी से आपको किसका वैल्यू मिलेगा, लेमडा का वैल्यू मिलेगा। आई होप ये क्लैरिटी आ गई है। आप कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखो एक और चीज है, यहाँ पे आप चाहते हो कि यार मुझे यहाँ तो, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, ईवी में, ईवी से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास तक क्या रखना पड़ेगा, एक और चीज हमें रखना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रॉन। बट इन केस अगर आप ये सब मेहनत नहीं करना चाहते हो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब नहीं करना है तो एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो रहा ये रहा इलेक्ट्रॉन के केस में। बट याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में होगा, क्योंकि इस जो शॉर्टकट फॉर्मूले में एम जो रखा है वो किसका रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है। और इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पे ये जो हमारे को दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, और यहाँ पर ये वी क्या है, वोल्ट है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जितना होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा ई इंटू वी नॉट। तो यहाँ पर वी नॉट किस में है, वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी किस में थी, जूल में, और ये भी जूल में, और हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें ईवी में चाहिए, तो हमने ई से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया के बाय ई, और ये आपको मिलेगा ईवी में। तो काइनेटिक एनर्जी इन ईवी, और हमें दिया हुआ है 144 ईवी, और यही हमारे किसके इक्वल होगा, इस पोटेंशियल के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पोटेंशियल डाल दिया 144। तो याद रख लो, फॉर दी इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल टू 12.27, याद रहे ये किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉन में आएगा, और डिवाइड कर देना है इसको किसमें, वोल्ट से। तो हमें यहाँ वेवलेंथ जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी, एंगस्ट्रॉन में वेवलेंथ मिलेगी। और आपको यहाँ से सॉल्व करने पर वेवलेंथ किसमें मिली, एंगस्ट्रॉन में। हमने उसको एंगस्ट्रॉन से चाहे तो आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, पहले मीटर में, मीटर से चाहे तो किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, नैनोमीटर में, या सीधा ही एंगस्ट्रॉन में से आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार कंफ्यूजन सा होता है, तो आप क्या करो, एंगस्ट्रॉन से मीटर में लाने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻10, और वापस से नैनोमीटर में लाने के लिए क्या करोगे, इसको आप 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे को आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दर्द किसी टाइप का, है ना? चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 10⁻, वापस से -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम 0.012 नैनोमीटर, और जिसको हम लिख सकते हैं 102 इंटू 10⁻⁻। याद रखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या है, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, वी मतलब वोल्टेज, है ना? और वो वोल्टेज को अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है ईवी में, तो सीधा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ई इंटू वी नॉट, है ना, क्यू इंटू वी होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई हो गया, और वी मतलब हो गया उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? ये फॉर्मूला आता कहाँ से, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। बट इस केस में हमें एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो अगर हमें शॉर्टकट पता है तो सीधा काम हमारा बन जाता है। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन फ्री पाथ लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, केटीजी का क्वेश्चन बीच में मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए मीन फ्री पाथ से रिलेटेड। जिस बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, वो 4 नंबर जो है आराम से हंसते हंसते लेकर चला गया। वो दैट फॉर्मूला इज मीन फ्री पाथ इक्वल टू 1/√of 2πd² इंटू एन, वेयर डी इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एन मतलब नंबर, डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? और ये दोनों जो है हमने यहाँ पे रखा, और तो यहाँ से दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या, 1/√2πd² इंटू एन। तो यहाँ पर आपको ये √2 हो गया, पाई हो गई, ये सब आपका क्या है, कांस्टेंट। तो लेमडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है, डी स्क्वायर के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है, डी स्क्वायर की।
यहाँ उन्होंने मीन फ्री पाथ को एल से लेना है, तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मीन फ्री पाथ होता क्या है? मीन फ्री पाथ होता है जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उस पाथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ। और जब एन नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, एन नंबर ऑफ फ्री पाथ होंगे, उनका जब हम मीन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर है? तो मीन डिस्टेंस बिटवीन दी successive collisions of the electron in which electrons are moving freely with the constant velocity in a straight line, इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओहो, ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हेन दे आर 1.6 मीटर। अरे भैया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 दोनों ही क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1.6 एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, मीटर में सब्स्टिट्यूट कर देना। एंगस्ट्रॉन से मीटर में करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है हम लोगों को, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये दिया हुआ है हम लोगों को 1/4πε0, जिसको हम बोलते हैं के। सारी वैल्यू रखें, कैलकुलेट करें, आंसर आपके सामने होगा फोर्स का। लेकिन हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है, सारी वैल्यू रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, उसके बाद आपको 4 नंबर सीधे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, ये लीजिए आ गया एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसका आपको था इंतजार। नीट वालों को बड़ा थियोरी क्वेश्चन का इंतजार रहता है। मिल चुका है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने, आपने देखा होगा है ना, इलेक्ट्रॉन गन्स के थ्रू जो है उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई थी, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन के डेविएशंस को हमने मेजर किया था, है ना। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, वहां से हमने जो है आइडेंटिफाई किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास में वेव नेचर भी होता है, और दूसरा कौन सा नेचर है हमारे पास में, पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो है ही है, लेकिन उन्होंने वेव नेचर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है, क्योंकि वहां एक्सपेरिमेंट से जो वेवलेंथ मिली और वेव नेचर की इक्वेशन से जो वेवलेंथ मिलती है, दोनों ही सेम थी, इसीलिए उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर एंड एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों होता है। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया है किसके द्वारा, डेरिवेशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। एंड में दिया रहता है हमेशा हमारे एटम्स न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा है, याद रखिए। हर्ट्ज वाला कौन सा है? हर्ट्ज वाला याद रखना है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आइंस्टाइन का क्या है, मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया है। डी ब्रोगली का क्या है भैया, डी ब्रोगली भैया ने तो हमारे वो वेवलेंथ दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। उन्होंने कंपेयर किया था, दोनों ही इक्वेशंस को उन्होंने कंपेयर कर लिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली किसने बताया था, डेविसन एंड जर्मर। कंपेयर किसने किया था कि पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, दोनों की इक्वेशन को इक्वल करके एक नई वेवलेंथ बनाया जिसका नाम था डी ब्रोगली वेवलेंथ। बट एक्सपेरिमेंटली बताया किसने था, डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये देखिए, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके। ओहो, अल्फा डीके हो रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल दिया हुआ है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज। दोस्तों मुझे बताओ, डीएन बाई डी जो है वो किसके इक्वल होता है, डीएन बाई डी जो है वो किसके इक्वल होता है, लेमडा एन के इक्वल होता है। ठीक है, और डीएन बाई डी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इक्वल टू लेमडा एन टू एन। लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट, और हाफ लाइफ दिया है तो डी के कॉन्स्टेंट कैसे मिलेगा, नेचुरल लॉग 2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। क्लियर, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, ये हमें दिया हुआ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसको रखेंगे तो डी के पर सेकेंड हमें मिल जाएगा, दैट इज योर एक्टिविटी। आइए देखिए यहाँ रखा है, यहाँ हमने ये देखिए log 2 का वैल्यू होता है 0.693, वो सब्सटीट्यूट किया, डिवाइड बाय हाफ लाइफ रखा 1.4 इंटू 10⁻12
इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लिक क्या है 2 इंटू 10⁻21 रखा तो हमें एक्टिविटी मिल जाती है 10⁴ डीके पर सेकेंड। डीके पर सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, बैक्टेरियल भी बोलते हैं। तो इसका जो है आंसर आता है हमारा 10⁴। क्लियर, विच वन इज दी ऑप्शन नंबर, आई थिंक हमारा कितना है 1। क्लियर हो गया यहाँ पे। मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, अगेन वो बम्बार्डमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक यूरेनियम का आइसोटॉप है दैट इज 235U92 बम्बार्डमेंट विद अ न्यूट्रॉन। बिल्कुल, अब क्या आ रहा है, एक न्यूट्रॉन इस पे हिट करता है और इसका जो है मास नंबर 236 करता है, जिसपे यूरेनियम अनस्टेबल रहता है। 236 पे यूरेनियम क्या होता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होगा तो वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए दो पार्ट में क्या कर देता है, स्प्लिट हो जाता है। उसमें से एक पार्ट किसका है, क्रिप्टॉन Kr, एंड दूसरा कौन सा है, तो यार सिंपल दिमाग लगाओ यार। मास नंबर कितना है 92, सॉरी हमारा बोल सकते हैं, अगर हम एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 92 है। मास नंबर कितना हो चुका है, न्यूट्रॉन ऐड होने के बाद में 236 हो गया है। तो अब ऐसा एक और एलिमेंट बनेगा जिसके पास में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 92 माइनस 36 हो, क्योंकि एक 36 ऑलरेडी बन गया है। तो साथ में जो निकलते हैं वो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं दोस्तों, है ना। एक न्यूट्रॉन हिट करता है यूरेनियम पे, उसके बाद में दो एलिमेंट बने हमें, जैसे यहाँ पे ये क्रिप्टॉन बना, एक और दूसरा बनेगा यहाँ पे जिसका मास नंबर कितना होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 56, तो 56 करेंगे तो बेरियम आया। तो एक क्रिप्टॉन, एक बेरियम और एक और क्या निकलेगा, 3 न्यूक्लियस निकलेंगे, 3 न्यूक्लियस निकलेंगे, है ना, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, रिपीट 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। और वो 3 न्यूट्रॉन आगे जाके वापिस से यूरेनियम पे हिट कर देंगे। वहां से भी हर बार जब वो बम्बार्ड किस पे हिट करेंगे, एक एक यूरेनियम पे, वो यूरेनियम से वापस से बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, इस तरह से ये चेन रिएक्शन होती है। और ये मतलब हम बोल सकते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाती है। इसलिए कंट्रोल करना होता है तो वो 3 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं ना, कोशिश की जाती है कि उसमें से एक ही आगे जाए, बाकी दो को वहीं रोक दिया जाए, तो वो कंट्रोल चेन रिएक्शन बन जाती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का हमें क्लियर आइडिया लग गया होगा। आप इक्वेशन के थ्रू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये देखिए हमने इसमें क्या किया, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई यूरेनियम पे, हिट करने के बाद इसका मास नंबर 236 हुआ जो अनस्टेबल कंडीशन पे है, देन इट ब्रेक। तो ये ब्रेक करके एक तो हमारे पास क्रिप्टॉन बना था 36 जिसका हमारे पास में एटॉमिक नंबर है। रिमेनिंग अगर हमने देखा दूसरा कौन सा एलिमेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहने वाले हैं, तो 92 में से 36 गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचेंगे 56। तो 56 किसका है, बेरियम का है। और क्या निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे और कुछ एनर्जी जो है वो भी रिलीज हो। तो आई होप ये इक्वेशन सीधे याद रखना है। इक्वेशन 20 क्वेश्चन है, नहीं भी याद है तो लॉजिक से भी कर सकते थे। 92 में से 36 हटाओगे तो जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस एटॉमिक नंबर का जो है हमारे पास में एलिमेंट रहने वाला है। क्लैरिटी है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एक और वैसा ही क्वेश्चन आया, हमने वो एनर्जी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिला। एक मिनट, चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन अ डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल, दिस वैल्यू इन ईवी। अरे जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है, जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ई से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ई से। जूल को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, ई से डिवाइड करना पड़ता है। तो ई से डिवाइड करो, और ई मतलब क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में ये इससे घटिया क्वेश्चन है ना दोस्तों नहीं आ सकता। अगर ये आ रहा है तो आपका पेपर इजी है, तो ये अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आप हो चुके, ये आता है। तो इससे घटिया क्वेश्चन नहीं आ सकता है। सिर्फ जूल को इलेक्ट्रॉन ईवी में कन्वर्ट करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, a light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on the photosensitive materials. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? तो पहली बात इंटेंसिटी, और हमें यहाँ पर करंट की बात चल रही है।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट में अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देता हूँ और इंटेंसिटी को डबल कर देता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो माय डियर, सबसे पहला काम हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाया। पहले वाले में हमने बोल दिया है कि यहाँ पर जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की भी बात की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो हमारा जो फॉर्म इक्वेशन था, ई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, हमारा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ई माइनस वर्क फंक्शन। और यहाँ जो हमारा न्यू है, न्यू मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, वो कहीं ना कहीं कितना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम। तो इसीलिए यहाँ क्या रख दिया, एच इंटू न्यू, न्यू की जगह पे हमने लिखा 1.5 इंटू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन कितना होता है दोस्तों, वर्क फंक्शन होता है हमारा माइनस एच इंटू न्यू नॉट, तो दिस बिकम 0.5 न्यू नॉट। सेकेंड केस में उन्होंने बोला है कि मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर रहा हूँ, 1.5 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो दिस बिकम माइनस 0.25। तो भाई जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा यार। दूसरे केस में तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होने वाला है। अरे भैया, जब इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा तो काहे का करंट, करंट निकलेगा ही नहीं, जीरो एमिशन। समझ में आया। दूसरे केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 डिवाइड बाय 2 हो रही है, विच बिकम 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, विच इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जब भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो भैया इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या फिर मिनिमम टू मिनिमम इक्वल हो एटलीस्ट। पर कम में तो कभी निकलने वाला ही नहीं है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकला तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट यहाँ पर कितना होने वाला है, जीरो। इंटेंसिटी इंटेंसिटी को देखने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए एक और घटिया एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम। अरे एनर्जी निकालना है यार, 0.5 ग्राम, तो हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू mc²। यहाँ रखिए मास, C का वैल्यू रखिए, बस C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। मास को आप चाहे तो केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻³ और यह आया 9 इंटू 10⁻, सॉरी 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। अगर इसी में एमईबी में पूछा होता ना तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते 931 से, लेकिन जूल में पूछा है इसलिए हम लोगों को यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर एमईबी में पूछा होता तो मास को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देते, 931 से। ये हो गया ये क्वेश्चन हमारा। ओहो, चलिए तो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आई नो मैंने आपको काफी काफी जो है इंफॉर्मेशन दिया है, सेम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन से आप लोग थोड़े डर से गए होंगे, नर्वस से हो गए होंगे, बट आई फील वीडियो के एंड में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। क्यों, क्योंकि हमने डुअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर दिया। ये 45 मिनट जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स की चार, कम से कम 15 से 20 मार्क्स ला रहे हैं, 4 क्वेश्चन करेक्ट करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। याद रख लो, एक लाइन याद रख लो यार, बोर्स मॉडल किस में वैलिड होता है, बोर्स मॉडल जो है वो वैलिड होता है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, जिसकी आउटर शेल में क्या रहना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, उसी में जो है हमारा बोर्स मॉडल जो है वैलिड है। अदरवाइज बोर्स मॉडल बाकी सबके लिए वैलिड नहीं है। क्या हाइड्रोजन है तुम्हारा भैया, पूरा बोर्स मॉडल तो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ही है। फिर बोला सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम में नो डाउट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला सिंगल आयोनाइज्ड प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गया। हीलियम में 2 होते हैं, लेकिन He+ की जब बात करोगे तो 2 में से एक बाहर निकल गया, तो बचा कितना, अभी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हीलियम के भी आउटर शेल में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है इन दोनों में तो वैलिड है। ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम में भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ड्यूटेरियम में भी वैलिड है। एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन नंबर 1। नियोन में वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि नियोन के अंदर जो है टोटल नंबर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। 10 को भी अगर हम लोग इसमें से पहले शेल में होंगे 2, आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, और उसके बाद सेकंड शेल में हो जाएंगे 8,
8 में से भी नियॉन प्लस सिंगल आयोनाइज्ड है, तो एक बाहर निकल गया, बचे कितने आउटर सेल में? 7। 7 नहीं होनी चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसीलिए बोर्स मॉडल इनमें वैलिड नहीं करता है, वो हाइड्रोजन में वैलिड करेगा, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम में वैलिड करेगा, ड्यूट्रॉन में वैलिड करेगा। क्लियर? आई होप हमने पूरा मॉडल सीरीज अच्छे से रिवाइज कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये हमारे आखिरी दाव सीरीज का अंतिम वीडियो है। हमने पूरी सीरीज को जो है नीट वाले बच्चों के लिए प्रॉपरली डिजाइन किया है। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे उसको हमने अलग से सेपरेटली भी डिस्कस किया है। अगर आपने आखिरी दाव सीरीज के पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो गाइस देखकर पूरा अपना 2022 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली सीरीज में, जहां हम कुछ और नया लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।